स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 100 तक कंप्लीट कर लिया था। आर्टिकल 99 एंड 100 हम पढ़कर आए थे कंडक्ट ऑफ बिजनेस से, यानी कि संसद के जो सदन है उनके कार्य संचालन से वो टॉपिक रिलेटेड था आपका। आज हम लोग फिर आगे संसद का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए जो बताता है हमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के बारे में, यानी कि सदस्यों की निर्भरता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आपके 4 आर्टिकल्स आते हैं, जो आर्टिकल 101 से लेकर 104, ठीक है। आर्टिकल 101 बात करता है वैकेशन ऑफ सीट्स के बारे में, यानी कि स्थानों का रिक्त होना। संसद के जो दोनों सदन हैं उनमें सदस्यों के जो स्थान है वो कब रिक्त माने जाएंगे, कब वो वैकेंट माने जाएंगे, इसके बारे में हमें बताता है आर्टिकल 101, ठीक है। आर्टिकल 101 से लेकर 104 जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, और बहुत ही ज्यादा पार्ट है आपका, मतलब इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में कई बार इसमें से कई क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। मैं साथ के साथ बताते जाऊंगी, आप लोग अंडरलाइन करते जाएं अपने डायरेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्थानों का रिक्त होना, कि कब स्थान जो है संसद के किसी सदन में स्थान कब रिक्त माना जाएगा या कब समझा जा सकता है, कब रिक्त होगा। तो इसको हम लोग 4 क्लोजेस में आर्टिकल 101 को 4 क्लोजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लोज आपका बात करता है नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के संबंध में, यानी कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है? आंसर इज यस और नो, आंसर इज नो। और अगर होगा तो आगे क्या होगा, तो उसको किसी भी एक सदन का की सदस्यता को छोड़ना होगा, ठीक है। अगर वो दोनों सदन के दोनों सदनों का ही सदस्य हो जाता है तो उसको किसी भी एक हाउस की सदस्यता को उसको छोड़ना होगा, ठीक है। ये हुई बात। दूसरे जो क्लोज है वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी मेंबर बोथ ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ अ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये बात कर रहा है कि कोई भी, ये कह रहा है आर्टिकल क्लोज 2 जिसका क्लोज 2 कह रहा है कि कोई भी मेंबर जो है वो संसद के किसी सदन का और किसी राज्य के विधानमंडल का, संसद के किसी सदन का और किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता। यदि है तो फर्स्टली उसे एक स्थान रिक्त करना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर वो एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड जो डिसाइड कर रखा है राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए, जो संसद के संबंध में जो राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से जो पर्टिकुलर अवधि डिसाइड कर रखी है, इस पर्टिकुलर अवधि के अंतर्गत तो आपको ये सीट वैकेंट करनी होगी। अगर उन नियमों के अनुसार ही अगर आप कोई एक स्थान रिक्त नहीं करते हैं तो संसद की का जो सदस्य होने का जो स्थान है वो रिक्त माना जाएगा, ठीक है ना। बशर्ते कि पहले ही आपने राज्य के विधानमंडल वाली सीट वैकेंट नहीं कर दी हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीज कह रहा है सेम फर्स्ट पॉइंट की तरह, कि जैसे वहां पर फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता कोई व्यक्ति, एक का उसको सदस्यता छोड़नी ही पड़ेगी। इसी तरह से संसद के किसी सदन का और किसी राज्य के विधानमंडल का भी सदस्य कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, दोनों में से एक तो उसको वैकेंट करनी ही होगी। अगर वो नहीं करता है तो इसके बाद उसका जो संसद का जो सीट है, संसद के सदन की जो सीट है वो वैकेंट मानी जाएगी, बशर्ते कि वो पहले ही राज्य विधानमंडल की सीट को वैकेंट नहीं कर दे। तो इस तरह से दोनों ही मेन आपके पॉइंट्स हैं। थर्ड बात करता है डिस्क्वालिफिकेशंस अंडर क्लोज 1 और 2 ऑफ आर्टिकल 102। देखो थर्ड जो है आपका पॉइंट एक्चुअली ये कहता है कि अब 2 बातें बताता है। वो पहली बात तो बताता है कि कब स्थान रिक्त माना जाएगा, यदि सदन के पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य में अनुच्छेद 102 की क्लोज 1 और 2 में बताई गई कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 102, फिलहाल आप लोग सुन लीजिए। आर्टिकल 102 बात करता है कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में, कि संसद के सदस्य तो बन गए, बनने के बाद अगर आप में कोई निर्भरता आ गई है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ गई है या उस समय आपको डिस्क्वालिफिकेशन है तो आप संसद के सदस्य बनने के लिए अयोग्य हैं, आप संसद सदस्य नहीं रहेंगे। तो डिस्क्वालिफिकेशन जैसे मान लीजिए अगर आपने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण कर रखा है पहले से, ठीक है, अनसम माइंड पर्सन है आप, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है आप, तो इस तरीके की डिस्क्वालिफिकेशंस और है जो हम आगे आर्टिकल 102 में पढ़ेंगे। तो इस तरीके की जो आर्टिकल 102 के क्लोज 1 और 2 में जो डिस्क्वालिफिकेशन बता रखी है, अगर वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ गई है तो आपका पद रिक्त, आपकी जो सीट है वो वैकेंट मानी जाएगी। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज उसमें ये रखी है कि रिजाइन से सीट, अगर मान लीजिए संसद का कोई सदस्य अपनी सीट को स्वेच्छा से
अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो वो किसको देगा, अध्यक्ष को, राज्यसभा का है तो सभापति को देगा, ठीक है ना। अपने हस्ताक्षर सहित अगर आपका रेजिग्नेशन देता है तो भी वो सीट वैकेंट मानी जाएगी। बट यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ देख ले रेजिग्नेशन के संबंध में, दो और चीजें इसमें ऐड है। पहली तो ये कि उसका जो त्याग पत्र है वो किसके द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेड हिज रेजिग्नेशन बाय द स्पीकर और चेयरमैन। ध्यान रखिए ऐसा नहीं है कि उसने त्याग पत्र लेके दे दिया और उस दिन से सीट वैकेंट मानी गई। जरूरी है कि उस रेजिग्नेशन लेटर की, उस त्याग पत्र की एक्सेप्टेंस, उसकी स्वीकृति हो। उसकी स्वीकृति कौन करेगा, मैंने आपको बता दिया, ऐसा केस में भी स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है, ऑफ द हाउस। तो यहाँ पर उसकी एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो जाता है तब तक वो सीट वैकेंट नहीं मानी जाएगी। और एक प्रोविजो भी आपका यहाँ पर एडिट किया गया था। एक प्रोविजो जो है आपका वो ये कहता है कि भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए जो भी है स्पीकर या चेयरमैन को ऐसा लगता है कि ये रेजिग्नेशन इसने खुद ही नहीं दिया या वॉलंटरी नहीं है, ये किसी से ने दबाव को दिलवाया है, ठीक है ना, या रियल नहीं है, ये किसी तरह से कोई नकली है, या किसी ने बना के दे दिया, या किसी ने दबाव डाला है, इसने स्वेच्छा से इसको नहीं दिया, ठीक है ना। तो ऐसे और जांच करवाता है और जांच में भी यही पाया जाता है कि ये सही नहीं है, वॉलंटरी इसने अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया, तो वो इसको स्वीकार करने से मना भी कर सकता है। क्लियर हो गई बात। तो प्रोविजो हमारा क्या कह रहा था कि जहां पर अध्यक्ष या सभापति को ये लगे कि रेजिग्नेशन उसने स्वेच्छा से नहीं दिया है, वहां पर रेजिग्नेशन और जांच करने के बाद उस रेजिग्नेशन को नॉन एक्सेप्टेड भी कर सकता है। क्लियर हो गई बात। ये हो गया हमारा थर्ड क्लोज। इसमें से भी आपको कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में, या 102 किस तरह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कौन सा आर्टिकल बता रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशंस, बता रहे थे आपके आर्टिकल 102 के क्लोज 102 में। तो आर्टिकल 102 याद करें आप, जिसमें कि सदस्यों की निर्भरता है बता देंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दूसरा क्वेश्चन रेजिग्नेशन से बनता है कि जो संसद का सदस्य है वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है, तो वो अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा लोकसभा है तो आपके स्पीकर को, राज्यसभा है तो चेयरमैन को, ठीक है। जांच करवाई जा सकती है क्या, अगर वॉलंटरी ना लगे तो यस जांच करवाई जा सकती है। और क्या स्पीकर या चेयरमैन इस त्याग पत्र को स्वीकार करने से मना कर सकते हैं, आंसर कीजिए। अगर उनको लगता है कि वो वॉलंटरी नहीं दिया गया है या दबाव पूर्ण दिया गया है, सही नहीं है, तो वहां पर फेयर नहीं है, तो वहां पर वो उस त्याग पत्र को स्वीकार करने से मना भी कर सकते हैं। सिंपल। तो फिर सीट वैकेंट नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बने। नेक्स्ट बात और हमें क्या कहता है, क्लोज 4 बताता है उस कंडीशन के बारे में कि भाई सदन का कोई सदस्य जो लगातार 60 दिन की अवधि तक सदन की मीटिंग्स में एब्सेंट रहता है, रेगुलरली 60 डेज तक वो जो मीटिंग्स होंगी सदन की जो बैठकें हैं, अगर वो लगातार 60 दिन की जो अवधि है उसमें एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट को रिक्त माना जा सकेगा, ठीक है ना। रिक्त माना जाएगा वर्ड यूज नहीं किया है, इन्होंने क्या कहा, रिक्त माना जा सकेगा, क्योंकि उसकी काउंटिंग की जाएगी, जांच की जाएगी, ठीक है ना, इसके बाद में। तो यहाँ पर जो है वो 60 दिन की अवधि तक अगर लगातार बस मीटिंग्स ज्वाइन नहीं करता है तो वहां पर इसकी सीट को वैकेंट माना जा सकेगा। एक बात इसके साथ में यहाँ पर प्रोविजो जुड़ा हुआ है आपका, ये प्रोविजो बात करता है उन 60 दिनों की संगणना के बारे में, कि बात कर रहा है कि कोई सदन का सदस्य जो मीटिंग्स में लगातार 60 दिन की अवधि तक एब्सेंट है उसकी सीट को रिक्त माना जा सकेगा। और 60 दिन की संगणना में उस अवधि की संगणना नहीं की जाएगी जिस दौरान सदन सत्रावसर था या फिर 4 दिन से अधिक अवधि के लिए स्थगित था। तो इस तरह से हमने बात करी आज आर्टिकल 101 के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे के आर्टिकल्स